नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। देश के संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। हालांकि इस बार कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से संसद के बेहद कड़ी माने जाने वाली सुरक्षा को धता बताकर दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए, वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। 22 साल पहले जब संसद भवन पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आत्मघाती आतंकियों ने हमला किया था, तो मैं भी संसद के रिपोर्टर के तौर पर संसद भवन परिसर में मौजूद था। मैंने वो पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, एक एक चीज कवर की थी। उस दौरान कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ था कि संसद पर उस तरह का हमला उस वक्त में हो सकता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि संसद भवन परिसर देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। पूरा देश घटना से सन्न रह गया था। संसद पर हुए उस हमले की घटना पर विस्तार से इस बुलेटिन में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि उस घटना से सुरक्षा एजेंसियों ने जो सबक लिए, क्या 22 साल के बाद वो हम भूल चुके हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज ऐसा हुआ क्या कि संसद की सुरक्षा में लगी एजेंसियों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आज दोपहर 1 बजे करीब लोकसभा में जीरो आवर के तहत चर्चा खत्म होने वाली थी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू सदन में बोल रहे थे, तभी संसद टीवी के लाइव प्रसारण में एक शख्स सांसदों की मेजों पर उछलता फलांगता स्पीकर के आसन की ओर बढ़ता दिखाई दिया। ये शख्स अकेला नहीं था, एक और युवक भी उसके साथ उसके पीछे ही था। ये दोनों उसी समय लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए थे। कूदने के फौरन बाद उन्होंने अपने जूतों से पीले रंग के कैन निकाले और स्प्रे कर दिया, एक स्मोक बॉम्ब की तरह, जिससे सदन में पीले रंग का धुआं धुआं हो गया। लेकिन तभी वहां मौजूद सांसद भी हरकत में आ गए और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इन युवकों को घेर लिया। वो पीले धुएं वाली तस्वीरें सांसदों ने अपने फ़ोन से ली हैं। जब सांसदों ने उसको पकड़ा, वो भी सांसदों ने अपने फ़ोन से लिया है। हम जानबूझकर वो तस्वीरें यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं है। इसके बाद जब उस युवक को पकड़ लिया गया और कुछ सांसदों ने इनकी पिटाई भी की, इसके बाद दोनों को संसद के सुरक्षा स्टाफ, जिनको वॉच एंड वार्ड कहा जाता है, उनकी हिरासत में दे दिया गया। जी, जिनको एसोसिएट करना है, सेंड योर स्लिप्स, ओनली देन यू कैन बी कंसिडर्ड एसोसिएटेड। प्लीज सेंड योर स्लिप्स। जी, धन्यवाद धन्यवाद सभापति। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस वाकये के तुरंत बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। जब यह घटना हुई तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सदन में मौजूद थी। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। संसद के भीतर पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी हैं। लोकसभा के अंदर इन दोनों युवकों को जिन सांसदों ने पकड़ा, उनमें बीएसपी के सांसद मलूक नागर और कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजाला भी थे। औजाला ने एक युवक के हाथ से कैन खींचा और फौरन दौड़कर सदन के बाहर ले गए। तो हम तो बिल्कुल स्पीकर के राइट साइड लेफ्ट साइड में बैठते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने हमारे लेफ्ट में वो गैलरी थी। ऊपर से शोर आता है कि आदमी पकड़ो पकड़ो होता है कि घुसे हैं। तो मैंने देखा 2 आदमी नीचे टपके वहाँ से, एक आदमी ऊपर से भागता जा रहा है स्पीकर की तरफ। तो हमने वहाँ से शोर किया कि पकड़ो इनको, जो बड़ा मतलब ललकारा उनको, और वो हमारे साथी सांसद उठ के उसने हनुमान बेनीवाल उसकी तरफ भागा, उन्होंने सबने दबोच लिया। तो मेरे को पता था एक पीछे भी है, क्योंकि उनका तो मुंह स्पीकर की तरफ था। मैंने उसको देखा था, तो मैंने भाग के उसकी तरफ गया कि एक आदमी वहाँ छुप गया है। जब मैं गया उतनी देर में उसने वो बम्प जो है वो जूते से निकाल कर, जूतों में इन्होंने फिट कर रखा था नीचे, उन्होंने वहाँ से निकाल कर उसने वो आगे भागना शुरू किया कि मैंने अभी स्पीकर की तरफ, फिर उसने दबोच लिया मैंने उसको, और दबोच कर वो बम छीना उससे। जब बम छीना तो वो कुदरती बात है, उसने भी रिटेलिएट किया, धक्का मुक्की हम हुए।
तो उतनी देर में वो छीना गया मेरे से, सिक्योरिटी आ गई, मैंने उसको उनके हवाले करके तो मैं फिर वो बम लेकर मैंने मतलब कैनिस्टर था बात तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये 3 सेकंड का ही वाकया था, तो वो छीन के मैंने बाहर की तरफ भागा। 100% 2 व्यक्ति कूदे हैं और पहला जब कूदा तो धड़म की आवाज आई, 6 मिनट रह रही थी या किसी घड़ी में 5 मिनट रह रही थी, क्वेश्चन आवर खत्म होने वाला था। हमने मुड़ के देखा था एक ऊपर से दूसरा कूदा। क्वेश्चन आवर मतलब 12 बजे के पहले हुई है घटना? 12 बजे के नहीं, क्वेश्चन आवर 0 आवर, 0 आवर मतलब 1 बजे के आसपास, 12 बज के 55 मिनट या 12 बज के 54 मिनट पे एग्जैक्ट है ये। तो जैसे ही हम देख रहे थे क्या गिरा या किसी ने धकेल दिया कोई, तो ऊपर से एक और कूदा। जब दूसरा ऊपर से कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंटेंशन की खराब है, तो दूसरे वाला उठ नहीं पाया, पहले वाला उठा और भाग करके जिधर प्राइम मिनिस्टर, जिधर स्पीकर, जिधर होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं उधर को भागा। उन्हें पहला जंप, तो जो उसमें भी पार्लियामेंट में निकलने की जगह होती है वहां से नहीं आया वो, बीच में से, कि वहां तो उसे पकड़ लेते, तो बीच में से कोई आता नहीं, तो बीच में से जहाँ खाली जगह थी पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा कूद रहा था, उधर से मैं भागा, एक तरफ से हनुमान बेनीवाल भागा उसको पकड़ने का। और हमारा तो उस समय एकदम दिमाग चौक हो गया था कि जहां आज फूल चढ़ाने आए हैं सुबह शहीदों पे, तो आज कुछ अपना तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तो इसे पकड़ लो, इस पे वेपन, क्योंकि उस दिन तो संसद के बाहर रह गए थे और आज संसद के अंदर ही आ गए हैं, तो किसी तरह भी पकड़ लो जो इन पे वेपन हो तो चला ना पाए। तो हमने तो भाग के उनको पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही भाग के नज़दीक पहुंचे जूता निकाला उसने, तो जैसे ही जूता निकाला तो हल्का सा ये लगा कि कम से कम इस पे वेपन की जगह जूता निकाल रहा है, जूता फेंक के मारेगा, तो थोड़ा डर कम हुआ। बट फिर भी जैसे ही पकड़ा तो उसने जूते में से निकाल, थोड़ी चिंगारी से निकली और पीला सा धुआं और कुछ थोड़ा नीला नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। तो ज़्यादातर एमपी बाहर को भागने लगे और मेरे हनुमान बेनीवाल के साथ 4-5 लोग और आए और उसको पिटाई शुरू करने लगे। ये कुछ ही सेकंडों का खेल है, इतने ही सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे उठा करके ले गए। लेकिन संसद में आज हुई इस घटना में ये दोनों शख्स अकेले नहीं थे। अंदर इन दोनों ने हंगामा किया तो उससे ठीक करीब आधे घंटे पहले की बात है, संसद के बाहर उनके 2 और साथी थे जिन्होंने परिसर के बाहर हंगामा किया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। संसद भवन परिसर के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सर्कल पर 2 लोगों ने कैन से स्प्रे कर लाल पीला धुआं फैलाया और नारेबाजी करने लगे, लेकिन उसी समय वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इन दोनों में एक 42 साल की महिला नीलम है और दूसरा शख्स 24 साल का अमोल शिंदे है। पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो भी वो काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। इनकी गिरफ्तारी आधा घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन तब भी सुरक्षा एजेंसियों को भनक नहीं लगी कि अंदर इनके 2 साथी कुछ ही देर में लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद के अंदर कूदेंगे और हंगामा करेंगे। 4 लोग हैं जिनमें 2 लोग पार्लियामेंट के बाहर पकड़े गए हैं। उनका नाम, एक महिला है नीलम नाम की जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, दूसरा शख्स अमोल शिंदे है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग पार्लियामेंट के अंदर पकड़े गए हैं उनमें एक सागर शर्मा है और दूसरा जो है मनोरंजन डी है जो कि मैसूर का रहने वाला है। इन चारों से अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तो अभी सभी 4 लोगों से दिल्ली पुलिस के अलावा जो मल्टी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के बाद इनका मोटिव साफ होगा। संसद के बाहर और भीतर 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे और उन्होंने चारों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पूरे हाउस को दी। उसी बीच कई सांसदों ने संसद की सुरक्षा में कमी का सवाल उठाया। जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़े मुद्दा यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई, ये सुबह से हम कह रहे हैं।
हमारे पुराना सदन में जो जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपीज, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। मैं 50 सेकेंड लगभग मैंने 50 सेकेंड बोल दिया और इसके अंदर दाहिना तरफ से एक आवाज उठी। मैंने आवाज सुना, मेरे कान में आ रही थी कि क्या आवाज है, क्या दुम दम कुछ आवाज हो रही थी। तो मैंने अपने बात रखते हुए मैंने फिर देखा सामने से कुछ सांसद ने बोले पकड़ो पकड़ो। तो फिर दाहिना तरफ में मुड़ के देखा तो ऊपर से एक रेलिंग पकड़ के एक लड़का पूरा कूद पड़ा। वो कूद के वो देखा उसका हाथ में एक ऐसा स्मोक निकल रहा है, उसके वैसे कुछ चीज, और बोल रहा था ये तना सही नहीं चलेगी। ये मैंने देखा और तब तो मैं स्टैंड हो गया। वहां खड़ा होके मैं क्या बोलते जाए, मैं देखा मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो वहां पे एक्चुअली जन घोषणा कर दिया। तो मैं खड़ा होते हुए मैं देख के इधर उधर देख रहा था, तो देखा है सभी लोग एक्चुअली सांसद और सिक्योरिटी सब मिलके वो दोनों को पकड़ के बाहर निकाल दिया। यही था वहां का स्थिति, वो मैंने देखा। सांसदों ने सवाल संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी उठाए। That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. लोकसभा के अंदर जिन दो युवकों ने हंगामा किया, उन्हें कर्नाटक से बीजेपी के सांसद मैसूरू से प्रताप सिम्हा उनकी सिफारिश पर अंदर आने का पास मिला था। लेकिन इसके लिए जो पास बनता है उससे पहले भी सुरक्षा जांच की जाती है। पास बनाने के लिए पूरा ब्यौरा उस शख्स का लिया जाता है जो संसद भवन देखना चाहता है। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले को नियम कायदे भी बताए जाते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये सब काम लोकसभा सचिवालय का है। लोकसभा या राज्यसभा की दर्शक दीर्घाओं का मकसद है उन लोगों को संसद की कार्रवाई दिखाना जो देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को और करीब से देखना चाहते हैं। इनमें आम और खास दोनों ही तरह के लोग होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं। आज प्रताप सिम्हा ने कुछ जो फोटो ट्वीट किए अपने हैंडल से, वो भी कुछ छात्राओं के साथ ही है, छात्रों के साथ है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे इस संसद के नए भवन को देखने के लिए। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ आते हैं, संसद को देखते हैं, संसद की कार्रवाई को समझते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत को काम करते हुए देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई इसका इस तरीके से दुरुपयोग करे तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है जो गंभीरता से संसद को देखना और समझना चाहते हैं। और किसी सांसद के पास पर जाकर अगर कोई इस तरह सुरक्षा में सेंध लगाए तो उस सांसद से भी सवाल जरूर पूछने चाहिए। यहां बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर दोनों आरोपी दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे। यही वजह है कि सांसदों ने पास दिए जाने के तौर तरीकों पर भी अब सवाल उठाए हैं। बैठक फिर शुरू होने पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को शांत किया और कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा विचार करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दीर्घा में जाते हैं तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। संसद में आज हमले में जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनमें सागर शर्मा जो लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है, दूसरा शख्स है मनोरंजन डी जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। ये दोनों लोकसभा के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद पकड़े गए। बाकी जो लोग संसद भवन परिसर के बाहर गिरफ्तार किए गए उनमें एक महिला है जिनका नाम है नीलम देवी। वो हरियाणा के जींद के
घसों गांव की रहने वाली है। उसके साथ गिरफ्तार अमोल शिंदे तो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने पार्लियामेंट पहुंचकर इन सभी को हिरासत में ले लिया है और उनसे तफ्तीश चल रही है। यह भी पता लगा है कि साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। इन चारों के अलावा इनका एक 5वां साथी भी था जो संसद भवन के बाहर था, जो बाहर मौजूद दोनों लोगों के वीडियो बना रहा था। उसका नाम ललित बताया गया है। चारों यानी अमोल, मनोरंजन, नीलम और सागर ने अपने मोबाइल फोन ललित को ही सौंप दिए थे। लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ, ललित मौके से फरार हो गया, क्योंकि उसके सामने उसके 2 साथियों को दिल्ली पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस इस ललित नाम के व्यक्ति की तलाश कर रही है। इस बीच ये जानकारी मिली है कि सभी आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी में विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर पर रुके थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त बताए गए हैं। विक्की शर्मा खुद मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों के परिवारों की जानकारी भी जुटा रही है। संसद के अंदर हंगामा करने वाला एक आरोपी सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता है। 3 महीने पहले ही उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। इसके पहले सागर का परिवार बेंगलुरु में रहता था। इस बार वो घर वालों से बताकर गया था कि वो दिल्ली में किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। सागर के पिता कारपेंटर का काम करते हैं और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से खुद ये परिवार भी हैरान परेशान है। नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पे कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। संसद के बाहर हंगामा करने वालों में जो महिला नीलम शामिल थी, वो हरियाणा के जींद के घसों गांव की रहने वाली है। हाल के दिनों में हिसार के एक पीजी में रही थी और जानकारी मिली है कि सिविल सर्विस परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी। लेकिन ये सब शुरुआती जानकारियां मिली हैं। इस घटना के बाद नीलम की मां को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वो नहीं बोली मान अच्छा डॉक्टर पे दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो मारे जावा मर जामा। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ, आज वही है, डॉक्टर के थे हम। लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली? ना, कोई बताया नहीं हमारा। मैं दिल्ली। तो क्या कहेंगे, मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जूं। नौकरी नहीं मिलने से नीलम परेशान थे। आपको बताया, नीलम के अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके देखते हैं तो नीलम काफ़ी ज़्यादा सरकार विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल रही। जो पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी नीलम बैठी हुई दिखाई देती है। किसानों के आंदोलन में नीलम दिखाई देती है और बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं उसके सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिससे पता लगता है कि नीलम को नौकरी न मिल पाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और सरकार विरोधी प्रोटेस्ट में इस बात को लेकर बार बार अपनी बात रखती रही थी। इस बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत, जो देश के लोकतंत्र का प्रतीक है, उस संसद की सुरक्षा में आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 64,500 वर्ग मीटर में बने इस संसद भवन की भव्यता देखते ही बनती है। साथ ही हिंदुस्तान की शान इस इमारत को ऐसा बनाया गया है कि भूकंप से भी ये कांपेगी नहीं। लेकिन बुधवार को सुरक्षा में चूक से संसद और संसद सदस्य कांप उठे। खास बात यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ था। मैं बता सकता हूं कि ये गोलाबारी पिछले 15 मिनट से चल रही है और आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं, जब कुछ आतंकवादियों ने
हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं। बुधवार की सुबह संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसदों ने संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन उसी दिन नए संसद भवन में सुरक्षा में चूक के बाद सवाल उठ रहे हैं कि दोनों आरोपी गैस कनस्तर लेकर लोकसभा के अंदर तक कैसे पहुंच गए। लोकसभा के दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 बार सुरक्षा जांच होती है, तो फिर सुरक्षा अधिकारी कैसे गैस कनस्तर को पकड़ नहीं पाए। अगर आरोपी जूते में गैस कनस्तर लेकर गए थे तो क्या जूते की जांच नहीं होती है? अगर जूतों की भी जांच होती है तो फिर इस भयानक चूक का जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी बड़ी साजिश के सूत्रधार कौन हैं? इसीलिए चाहे बीजेपी के सांसद हो या विपक्ष के, सभी मानते हैं कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। बहुत ही गंभीर, मुझे लगता है कि गंभीर चूक है और इसलिए मुझे शायद सुरक्षा के लोग भी इस बात को मानेंगे कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसकी जांच होगी और निश्चित होगी। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, खास तौर से उस दिन जब आज से ठीक 21 साल पहले उस वक्त इस सदन में, इस पार्लियामेंट के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था और आज उस वर्षगांठ के मौके पर आज फिर इस तरीके के से जो है सदन के अंदर कूद गए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। संसद भवन और सांसदों की सुरक्षा का सवाल जब तक उठता रहा है, साथ ही जिस तरह दर्शक दीर्घा से जब जब नारेबाजी होती रही है, उसको लेकर भी सांसद सवाल उठाते रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीते 22 सितंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस संबंध में एक खत भी लिखा था। बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक से सांसद और ज्यादा चिंतित हैं। इसकी कंसर्न्स मैं बार बार रेज कर रही थी। जिस तादाद में विजिटर्स आ रहे हैं और अनचेक्ड आ रहे हैं, एमपीज कौन साइन कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए साइन कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर होना चाहिए। 22 साल में कुछ नहीं बदला है। 22 साल पहले जो घटना हुई और आज जो घटना हुई, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लिए गए? बहुत ही खतरनाक था। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि वो गैस बहुत खतरनाक नहीं था, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता था। और नया भवन बना, इसमें इतने खर्च भी हुए, तो सिक्योरिटी के मामले में इतनी लापरवाही क्यों? अगर जूते में वो ये ले आया तो क्या कल छोटा बम नहीं ला सकता? खुदा ना खास्ता वो बम ले आता या कोई छोटा हथियार ले आता, 2-4 सांसदों की मौत हो जाती तो क्या होता? इतनी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक करी, सुरक्षा में इंतजामात में तो चूक हुई है। हालांकि 13 दिसंबर 2001 की घटना के बाद लगातार संसद की सुरक्षा बेहतर और मजबूत हुई है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के अलावा क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी तैनात रहती है। स्नाइपर के अलावा ना दिखने वाला सुरक्षा कवर भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही आतंकी विरोधी दस्ता से लेकर बम बैरियर्स और टायर बस्टर भी लगे होते हैं। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर मशीनें लगी होती हैं। फिर भी जूते में गैस कनस्तर लेकर दोनों आरोपियों ने संसद की सारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। वैसे इन सब के बावजूद संसद के अंदर घुसना आसान नहीं होता। विजिटर पास बनवाने के लिए किसी सांसद की सिफारिश चाहिए होती है। जो सांसद सदस्य होते हैं उनके गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट जो आते हैं उनका जो पास बनता है, सबसे पहले उनके आधार कार्ड लिया जाता है और आधार कार्ड के आधार पर जो है संसद सदस्य जो है रिकमेंड करते हैं, तब जाके उनका पास बनता है। और जैसे ही पास बनता है तो सबसे पहले जो संसद भवन का जो मेन गेट है वहां से वो अंदर आते हैं और जैसे मेन गेट से अंदर आएंगे तो उनके सामने जो सुरक्षा का घेरा होगा, फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद स्कैन होता है और उसमें यह देखा जाता है कि उस आदमी के पास कलम भी नहीं होना चाहिए, कोई सिक्का भी नहीं होनी चाहिए, कोई बैग वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी खाली हाथ आपको पास लेके दर्शक के लोगों को आना है। जब पहला घेरा पार करेंगे उसके बाद जैसे जो है संसद भवन का जो मेन एंट्रेंस है, आप वहां अगर जाएंगे तो फिर आपको वहां भी जो है फिजिकल फ्रिस्किंग होगी। एक स्कैन होता है जिसमें आप अगर कोई भी मेटल का कुछ चीज लेके जाते हैं तो आवाज करने लगता है, वहां भी स्कैन होता है
और उसको जांच करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देश इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। आज संसद भवन में हुई इस घटना के बाद शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताई गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि गिरफ्तार किए सभी आरोपियों का मकसद सनसनी फैलाना था। विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि जब आज संसद पर हमले की बरसी थी तो सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भी सवाल उठाया गया कि संसद में सुरक्षा कर्मियों के जो करीब 150 पद खाली हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद जो कुछ फैसले लिए गए वो इस प्रकार हैं। पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों के पीए यानी निजी सहायकों के संसद भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दर्शकों के प्रवेश पर भी अभी के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। मुख्य गेट सिर्फ सांसदों के लिए ही होगा। प्रेस को दूसरे गेट से अंदर आने जाने दिया जाएगा। स्टाफ भी अलग गेट का इस्तेमाल करेगा अंदर जाने के लिए। बाद में संसद देखने आने वाले लोगों को अलग गेट से जाने की इजाजत होगी। दर्शक दीर्घा में आगे अब एक शीशा लगाया जाएगा ताकि कोई नीचे कूदने ना पाए। एयरपोर्ट की तरह संसद भवन में भी बॉडी स्कैनिंग मशीन लगेंगी जो पूरे शरीर का स्कैन कर ये पता लगाएंगी कि कोई अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामान लेकर तो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। संसद के अंदर ज्यादा वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात किए जाएंगे। आपको याद होगा कि संसद की सुरक्षा में आज से 22 साल पहले एक बहुत बड़ी सेंध लगी थी। 13 दिसंबर 2001 की सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास की बात है। संसद में उन दिनों महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी और सदन में हंगामा होने के बाद सदन को उस 1 घंटे के लिए 11 से 12 के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया था। 11:30 बजे के आसपास लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 हथियारबंद आत्मघाती आतंकियों ने हमला किया था। उस समय संसद की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी संसद भवन में मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो अपने अपने कार्यालयों में मौजूद थे। उस समय मैं एक दूसरे चैनल के लिए संसद की कार्रवाई कवर कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से गोलियां चलती देखी। मैंने आतंकियों को अपने पास फायरिंग करते हुए देखा। जब मैं खड़ा था गेट नंबर 1 के पास और बीजेपी के स्वर्गीय नेता मदन लाल खुराना के साथ बातचीत कर रहा था, वो पूरी की पूरी चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी। उस वक्त हमने वो खबर ब्रेक की अपने उस चैनल पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एनडीटीवी इंडिया के मनोरंजन भारती भी तब वहीं संसद की कार्रवाई को कवर करने के लिए मौजूद थे। उनकी ही नज़र से आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा था। सुबह 11 बजे तक संसद भवन में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। कारगिल ताबूत घोटाले को लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सांसद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। 11:35-36 हुए होंगे और हम सब अंदर इस आयरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पर वापस भागा। आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलों के अलावा हथगोले भी थे। जब इनको मुख्य इमारत में घुसने से रोका गया तो उन्होंने पहले हथगोले फेंके और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकवादी गेट नंबर 5 और 1 की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अंदर गोलीबारी चलनी शुरू हुई, मैं भाग के बाहर आया और बाहर का आलम कुछ इस तरह से था। अभी भी आप सुन सकते हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। आप सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पुलिस जो हमारे ओबी वैन के पास गोलियों की आवाज बार बार अंदर से आ रही है। पुलिस यहाँ पे अपने पोजीशन लेके बैठी है, आप देख सकते हैं। और एक आतंकवादी ने, जिसके शरीर में बम बंधा हुआ था, गेट नंबर 1 के सामने विस्फोट करके जान दे दी।
आतंकवादी उस गाड़ी पर सवार होकर आए थे जिस पर संसद भवन में दाखिल होने का पास लगा हुआ था। पुलिस गाड़ी के मालिक और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी पे लगा हुआ पास किसको जारी किया गया था। संसद भवन पे आतंकवादियों का ये हमला सुरक्षा की कई कमियों की ओर इशारा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब संसद का यह गेट खुलेगा तो सारा देश और पूरा संसद एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्प होगा। पूरा देश कृत संकल्प हुआ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को। 22 साल बीत गए, वही संसद परिसर, संसद भवन की बिल्डिंग भले अलग हो गई है, पुराने के बदले नए में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हालात सुरक्षा के क्या हैं, आज की घटना ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। आज उसी संसद के हमले की 22वीं बरसी थी। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले उस हमले में शहीद हुए जो तमाम वॉच एंड वार्ड के स्टाफ थे, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के स्टाफ थे, जो उस वक्त शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति समेत सभी दल के सांसद मौजूद थे। उस हमले में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन उनसे बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए सुरक्षा बलों और संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के 6 लोग भी शहीद हुए थे। हमले में संसद के एक माली की भी जान चली गई थी जो उस वक्त वहां पर काम कर रहा था। इसके अलावा सुरक्षा बलों के 12 जवानों समेत कुल 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें एक टीवी चैनल के कैमरामैन भी थे। संसद पर हुए उस हमले से जिसने देश को हिला कर रख दिया था, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने क्या सबक सीखा है, और जो सबक सीखा क्या उसे आज वो भूल गए हैं? संसद भवन की सुरक्षा 4 स्तर की होती है, इसीलिए किसी के भी उसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। फिर आज ऐसा कैसे हो गया? क्या पास बनाने से पहले दोनों आरोपियों की पूरी जांच की गई थी? 4 स्तर की सुरक्षा होती है, तो फिर सुरक्षा के किसी भी स्तर पर आरोपियों के जूतों की जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि जूतों में छुपाकर वो कैन अंदर लेके गए थे। क्या किसी सांसद के कह देने भर से किसी का भी पास बन सकता है? क्या पास बनवाने वाले सांसद की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी? ऐसी बड़ी सुरक्षा खामी पर सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही आखिर क्या है? इतना वक्त हो गया इस हमले का, आज दोपहर करीब 1 बजे की बात है, रात के हम 9:30 बज रहे हैं। इन 8 घंटों के अंदर क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी से पूछताछ हुई? क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी? इसी पर हमने बात की 22 साल पहले संसद पर हुए आतंकी हमले की जांच करने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व एडिशनल कमिश्नर अशोक चांद साहब से। जी, बेसिकली जिसको कहते हैं ना एक्सेस कंट्रोल है, जहां पर से लेजिटिमेटली जो इस इंसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनको पास था, लेजिटिमेट एंट्री इनकी हुई है, लेकिन जहां पर इनका सर्च एंड फ्रिस्किंग होने चाहिए थे, सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग होनी है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हुआ है। अगर आप देखेंगे सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग एक तो होती है क्या कहते हैं बाय हैंड, और दूसरा होता है थ्रू द इक्विपमेंट। अगर वहां पर जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर DFMD होते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होते हैं, प्लस अगर है तो बैग स्कैनर्स होते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो बताते हैं जो पाउच में क्या जो प्लास्टिक या जो भी बॉटल थी वो उसके जूते में था, तो जाहिर है जूते का स्कैनिंग नहीं होता है। अगर आपको याद होगा 2001 में देयर वाज अ शू बॉम्बर बोल के, देयर वाज अ पर्सन जिसने क्या कहते हैं पेरिस से मियामी जा रहा था और उसने यहाँ जूते में एक्सप्लोजिव डाल के ले गए थे। हाँ, तो बट आई डोंट थिंक हमारे यहाँ पर कोई जूते की स्कैनिंग होती है। तो बेसिकली जहाँ एक्सेस कंट्रोल होता है वहीं पर आपका वहीं बेसिकली ये चूक हुई है, तो उसको आपको पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी का रिव्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी का रिव्यू करना पड़ेगा, और इस पर हमने बात की पूर्व IPS अधिकारी, बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे यशोवर्धन आजाद साहब से, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर भी रहे। देखिए, पार्लियामेंट एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, प्रजातंत्र का जिसे एक सीटाडेल कहते हैं वो है, इसलिए इसमें यहाँ पे सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत ही गंभीर बात है। इसकी जो बाह्य सुरक्षा है वो जहाँ पैरामिलिट्री COP जिसको कहते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पे हैं, इसमें CRPF हैं, ITBP हैं,
और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप उनका एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि स्क्रीनिंग चेकिंग वगैरह करता है। तो इसलिए बाह्य सुरक्षा जो है वो आर्म्ड ग्रुप्स के पास है और अंदर जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्क्रीनिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो चूक हुई है इसको समझना ये आवश्यक है कि ये दो व्यक्ति किसी सांसद के, वो सिम्हा साहब का कोई नाम भी आया है, उनके गेस्ट से, तो अगर गेस्ट की एंट्री के लिए ये पहले से ही 2-3 दिन पहले पास के लिए आवेदन दिया जाता है और उसके बाद वो पास उन्हें मिलता है। और इनकी जो एंट्री है ये एक स्पेशल गेट से होती है और उसके बाद जैसे हर जगह एयरपोर्ट में हो या कोई भी और संवेदनशील इलाके में हो, इनकी सिक्योरिटी पहले DFMD से इनकी चेकिंग होती है, जिसे हम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। सब लोग उसको देखते हैं, उसमें जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके उससे पता चल जाता है। और उसके बाद फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं जो हाथ से चेक करते हैं कि और कोई ऐसे वस्तु तो आप नहीं ले जा रहे हैं। मोबाइल पहले ही से रख लिया जाता है, जितने भी अन्य चीज़ें हैं वो भी। और उसके बाद भी अगर कुछ शंका है तो फिर फिजिकल, जिसको हम कहते हैं, फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाती है। तो इसलिए इस तरह से जो पर्सनल भी चेकिंग होती है उसमें 3 त्रिस्तरीय जो सुरक्षा कवच एक तरह से लगाया गया है, अगर उसमें भी ये फेलियर है तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। कबूतरों को दाना डालना, खिलाना पिलाना हम नेक काम मानते हैं। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के डक्ट या खाली पड़े कोनों में इनका डेरा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके कारण शहर में पहले से बड़ी सांस की दिक्कत और ना बढ़े, इसीलिए कबूतरों को दाना डालना अब मुंबई करों को भारी पड़ सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है क्योंकि कबूतर अपने साथ सांस संबंधी कई खतरनाक बीमारियां साथ लाते हैं। मुंबई के कई इलाकों में ऐसे कबूतर खाने बने हैं, पर यूं सड़कों और फुटपाथ पर इन कबूतरों को दाना डालने पर अब 100 से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वार्ड लेवल पर BMC का स्वास्थ्य विभाग इस पर नियम बना रहा है, क्योंकि शहर में पहले से बढ़ी सांस की दिक्कत के बीच कबूतरों से लंग्स की बीमारियां फैल रही हैं। वैसे कबूतरों से होने वाली बीमारियों से बेखबर मुंबईकर कहते हैं कि प्रशासन अगर खुद इस जीव के दाने पानी की जिम्मेदारी ले ले तो आम लोगों को दाना डालने की जरूरत ही नहीं। प्लास्टिक वगैरह वो कचरे से तो बेटर ही है ये कचरा। तो ये सब अच्छी बात है, छोटी छोटी बातों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। हम लोगों को नहीं मालूम है तो हम लोगों ने अगर प्राणियों को, पक्षियों को दान वो किया, अन्न दान किया है, लेकिन अगर सरकार इसकी जवाबदारी ठीक से लेती है तो फिर ये ठीक है ना। ये तो पुण्य का काम है और पुण्य का काम ऐसा नहीं लगाना चाहिए उनको, ये गलत है और मेरी सोच ऐसी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कबूतर के पंख और बीट यानी पिजन ड्रॉपिंग से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा होता है। इससे 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये इंसानी फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। मुंबई में बढ़ी कबूतरों की संख्या के बीच शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कबूतर से गंभीर हुए सांस के मरीजों की तादाद दिखने लगी है। इसलिए कबूतर से दूरी खासतौर से कमजोर वर्ग के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे बच्चों में भी, स्पेशली 8 से 9 साल के बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी कबूतर के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम इतना सीरियस हो जाता है, एलर्जी राइनाइटिस, अस्थमैटिक अटैक्स, कि कभी कभी हमें पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है। अगर आप फीड करते हैं, लोग एक्सपोज होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स जल्दी से वो लोग कैच कर लेते हैं और सीरियस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए BMC का जो प्लान है, जो एक्शन लेने वाले हैं, जो लोग फीड करते हैं कबूतर को पब्लिक प्लेसेस में, उनके अगेंस्ट BMC इज प्लानिंग टू टेक एक्शन विच इज़ अ वेलकम प्लान एक्चुअली। कबूतर बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अगर स्पेसिफिकली बोले तो एवियन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, दूसरा है सिटरकोसिस, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऐसे बहुत सारी तरीके की रेस्पिरेटरी बीमारियां कर सकते हैं। मैं BMC के इस निर्णय से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य हित में है।
कबूतर खानों के पास निगरानी के लिए मार्शल की तैनाती पर बात चल रही है, क्योंकि शहर की खराब होती हवा के बीच सांस की बढ़ी दिक्कत और अब कबूतरों से बढ़ा खतरा मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।